5 मई मंगलवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कोरोना के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली में 70% महंगी शराब भी नहीं रोक पाई भारी भीड़ को। शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती है, हर कोई एंजॉयमेंट के लिए पीता है। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है। क्या लॉकडाउन 4 की जरूरत भारत में होगी? सुनिएगा कोविड-19 के लिए देश में बनी एम्पावर्ड कमेटी के प्रमुख क्या कहते हैं। भारत में शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की हमारी विशेष प्रस्तुति कोरोना दिन भर। तो स्वागत, अभिनंदन फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सुन रहे समस्त श्रोताओं का। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमें सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि हफ्ते के 5 दिन इसी समय सुन सकते हैं और प्रोग्राम के दौरान आपके पूछे गए प्रश्नों का हम उत्तर देने की भी कोशिश करेंगे। बहुत सारे श्रोता हमारे जुड़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले दुनिया की बड़ी खबरें। 5 मई तक पूरी दुनिया के 187 देशों में कोरोना वायरस अपने पांव पसार चुका है। इसके कारण अब तक दुनिया भर में लगभग 36 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या लगभग 46,500 है और इनमें 1,543 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत सरकार का कहना है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,900 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों की मौत हुई है। भारत में एक ही दिन में कोविड-19 के नए मामले सामने आने और वायरस की वजह से हुई मौतों का ये सबसे बड़ा अब तक का आंकड़ा है। अमेरिका में जून तक प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 3,000 तक पहुंच सकती है। ट्रंप सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट में यह कहा गया है और इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। यह आंकड़ा फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की ओर से सरकारी अनुमानों पर आधारित है। ये अनुमान ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका के करीब आधे प्रांत लॉकडाउन पाबंदियों में छूट दे रहे हैं। अमेरिका में अभी संक्रमण के लगभग 12 लाख मामले हैं और लगभग 69,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इटली में लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमण के दूसरे दौर में संक्रमण के और अधिक मामले सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट में पहले की तुलना में अधिक लोगों की जान जाने की बात कही गई है। इटली में 9 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है और लोग अपने अपने घरों के अंदर रह रहे हैं। इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट में लॉकडाउन के प्रभाव और अगर उसमें छूट दी जाती है तो क्या होगा, इसका अध्ययन किया गया है। इसमें 3 तरह की स्थितियों पर विचार किया गया है। पहला, अगर लॉकडाउन रहता है तब। दूसरा, जब लॉकडाउन में 20% की छूट दी जाती है और तीसरी स्थिति, लॉकडाउन में 40% की छूट दी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सिर्फ 20% की छूट दी जाती है तो वो संक्रमण के दूसरे वेव के लिए काफी होगा और इसमें पहले से कहीं ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने लैब में कोरोना वायरस के बनाने में अमेरिकी दावे को खारिज किया है। कोरोना के लैब में बनने की जांच को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अमेरिका का पुरजोर साथ दिया है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया था कि कोरोना चीन के लैब में तैयार किया गया है और चीन पहले ही इस दावे को बकवास बता चुका है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ इस शोध पर मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका के इस दावे का समर्थन नहीं करते। उनका कहना है कि वो इन संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक संभव है कि ये चीन के वेट मार्केट से आया हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पूरी दुनिया भर में देशों में कोरोना वायरस संक्रमण पहुंचने की जो समझ बनी है, हो सकता है कि ये वायरस उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ये बयान फ्रांस के एक डॉक्टर के दावे के बाद आया है, जिसमें कहा गया है पिछले साल 27 दिसंबर को उन्होंने निमोनिया के एक मरीज का सैंपल लिया था, जिसकी उन्होंने अब जांच की तो उसे कोरोना पॉजिटिव पाया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने
मध्य मई तक लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट देने की बात कही है। इसके तहत कुछ दुकानों, हेयर सैलून और मार्केटिंग सेंटर 11 मई को खोले जाएंगे। वहां यूनिवर्सिटीज 15 जून तक बंद रहेंगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 10 मई के बाद कुछ घंटों के लिए पैदल कुछ दूर तक चहलकदमी करने की अनुमति होगी। बच्चों पर भी यही नियम लागू होगा। तुर्की के 31 शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से कर्फ्यू लगा हुआ है। फ्रांस 11 मई से अपने यहाँ पाबंदियों में छूट देने जा रहा है, लेकिन धार्मिक आयोजनों पर 2 जून तक प्रतिबंध रहेगा। लेकिन अगर लॉकडाउन में मिली छूट के परिणाम के फलस्वरूप संक्रमण के मामलों में अधिक वृद्धि नहीं होती है तो फ्रांस इस सीमा से पहले ही धार्मिक आयोजनों में भी छूट दे सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के एक जगह इकट्ठा होने को लेकर बंदिशें लगी हुई हैं। अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस दौरान ब्रिटेन में संभव है कि फुटबॉल मैच दर्शकों की गैर मौजूदगी में खेला जाए। फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन ग्रेग क्लार्क ने कहा है कि निकट भविष्य में दर्शकों की मौजूदगी मुश्किल है और प्रीमियर लीग के बिना दर्शकों के अगले सीजन में खेलने की तैयारी की जा रही है। ये थी कोरोना से जुड़ी दुनिया भर की बड़ी खबरें। भारत की बड़ी खबर। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। विदेश मंत्रालय और उच्चायोग ऐसे लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान यानी कि पेमेंट करना होगा। ये प्रक्रिया 7 मई 2020 से शुरू होगी। केवल उन्हीं लोगों की यात्रा की अनुमति होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे और गंतव्य तक पहुंचने के बाद सभी यात्रियों की जांच होगी और उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा, विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। ये थी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव। तो कैसे भारत वापस आएंगे विदेशों में फंसे भारतीय? सरकार की योजना क्या है? पूरा ब्यौरा सुनिए प्रशांत चाहल से। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग विदेशों में फंसे उन भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं जो परेशान हैं और जिन्हें इस योजना के तहत भारत वापस लाया जाना है। पर इस सूची को किस आधार पर तैयार किया जा रहा है, इस बारे में दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने कुछ जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि विदेशों में मौजूद भारतीयों से फ़ोन या ईमेल के जरिए संपर्क किया जा रहा है। दुबई से भारत लौटने के लिए अब तक करीब 2 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं, पर भारत सरकार की कोशिश है कि वापसी के विमानों में उन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए जो बुरी परिस्थितियों में फंसे हैं। फिर बूढ़े लोगों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को सामान्य लोगों से पहले जगह मिले। जिन लोगों का नाम भारतीय दूतावास या उच्चायोग की सूची में नहीं होगा, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। दुबई स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया है कि टिकट की कीमत और यात्रा से जुड़ी अन्य शर्तें वक्त आने पर बताई जाएंगी और सभी यात्रियों को इन्हें मानना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्रालय ने इन लोगों को वापस लाने के लिए कुछ मानक तय किए हैं। इनके अनुसार उड़ान भरने से पहले हर यात्री की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल असिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। भारत पहुंचने के बाद सभी को आरोग्य सेतु ऐप रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद सभी को 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 14 दिन के बाद इन सभी लोगों का एक बार फिर कोरोना का टेस्ट होगा। इसके बाद ये लोग अपने घर जा सकेंगे। भारत सरकार ने बताया है कि 7 मई से 13 मई के बीच 12 देशों से 64 फ्लाइटें भेजकर करीब 15,000 भारतीयों को वापस लाने की तैयारी हो रही है। प्लान के अनुसार पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, अमेरिका समेत 12 देशों से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए फ्लाइटें लौटेंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 1.25 करोड़ NRI यानी अनिवासी भारतीय हैं जो 200 से ज्यादा देशों में फैले हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन ये आमतौर पर देश से बाहर रहते हैं। इन 1.25 करोड़ लोगों में से करीब 87 लाख लोग ऐसे हैं जो खाड़ी अरब क्षेत्र में रहते हैं। भारत के लगभग 34 लाख लोग अकेले संयुक्त अरब अमीरात में हैं और करीब 26 लाख लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं।
हमारे एक श्रोता सोहन लाल सवाल पूछ रहे हैं कि जो वहाँ पर फंसे हुए मजदूर हैं कैसे वापस आएंगे। तो ये रिपोर्ट आपने प्रशांत चाहल की अभी अभी सुनी होगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ जो राहतें दी गई थी उनमें शराब की दुकानें खुलना भी शामिल है। लेकिन जब कल ठेके खुले तो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में इनके बाहर लंबी कतारें लगी, भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियम कानून धज्जियां उड़ गई। कई जगह हालात इतने खराब थे कि कुछ जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने शराब के दाम बढ़ा दिए और अब ये MRP से 70% महंगी मिलेंगी। इसे स्पेशल कोरोना फीस का नाम दिया गया। लेकिन बढ़ी कीमतों के बावजूद आज फिर से शराब की दुकानों के आगे भीड़ नजर आई। क्या था कल का नजारा और आज जब शराब की कीमतें बढ़ चुकी थी तो क्या हुआ, सुनिए भरत शर्मा से। मैं 5:45 बजे से जो लोग आपस में एक नंबर लिख रहे हैं, इतने में जैसे ही ठेका खुलता है 9 बजे भीड़ का हजूम आता है और वो हजूम उन नंबरों को तोड़ देता है। तो कौन व्यवस्थित करेगा, किसकी ड्यूटी है ये? अगर यहाँ पर कल को कुछ लड़ाई झगड़ा कत्लेआम हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, कोरोना के लिए बढ़ा है शायद, रेट तो बढ़ता नहीं इतनी जल्दी, 1% बढ़ता है, 70% सरकार भी कर रही है। ब्लैक में भी लेके पीते थे, वहाँ 4 गुना देंगे, डबल देंगे। ठेके खुलेंगे तो जाहिर सी बात शराब खरीदी ही जाएगी। आदमी वैसे ही कई लोग ब्लैक में लेके पी रहे हैं, जो ना पीने वाला उसको क्यों सजा मिले? कोरोना वायरस के इस दौर में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के तीसरे दौर में जो कुछ राहतें दी गई थीं, उनमें शराब की दुकानें खोला जाना भी शामिल था। लेकिन सोमवार को जब ठेके खुले तो दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में इनके बाहर लंबी कतारें लग गईं और भारी भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ यही हाल दिल्ली का भी था। राष्ट्रीय राजधानी में कई जगह हालात इतने बिगड़े को वक्त से पहले बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इन हालात को लेकर दुखी और सख्त नजर आए। कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है। जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर सोमवार शाम खबर आई कि दिल्ली सरकार ने शराब के दाम बढ़ा दिए हैं और अब ये MRP से 70% महंगी मिलेगी। इसे स्पेशल कोरोना फीस का नाम दिया गया। लेकिन क्या मंगलवार को इसका कुछ असर हुआ? तो टाइम हो गया है, अब इसके बाद लॉकडाउन ऐसे गवर्नमेंट ने अभी लीगलाइज की है, तो इसलिए हम लोग भी पीने के लिए आ गए हैं कि कुछ तो करें, क्योंकि घर पे बैठ के तो कुछ कर नहीं सकते। शौक है, शौक की कोई कीमत नहीं होती है। हर कोई एंजॉयमेंट के लिए पीता है। वीक में कोई 1 बार पीता है, 2 बार पीता है। रिलैक्स करने के लिए छुट्टी है, घर पे क्या करें? अरे कोई दिक्कत नहीं सर, परेशान होने से तो बढ़िया है। इधर ब्लैक से लेते हैं लोग, वहाँ यहाँ दिल्ली का मिलेगा, बढ़िया तो रहेगा। और 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। ये एक देश के लिए हमारी तरफ से एक डोनेशन है, एक दान है। तो ये लोगों की आवाज़ें आपने सुनी। और भुवनेश्वर महंत ने टिप्पणी की है कि शराब की कीमतें कितनी भी ज़्यादा क्यों न हो जाएं, लोग पीना नहीं छोड़ने वाले। भारत में अब तक 10 लाख कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। अब तक 11,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत की रिकवरी रेट 27.52 है। भारत सरकार की ओर से होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज़ाना इस तरह की बात सुनते हैं। इस तरह की बातें सुनते ही हमारे और आपके मन में एक अनचाही तस्वीर उभरती है कि भारत में कोरोना काल में स्थिति बेहतर है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो लॉकडाउन 3 की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज बहुत सारे क्षेत्रों में हमें छूट मिल रही है, तो क्या लॉकडाउन 4 की ज़रूरत भारत में होगी? बहादुर काम्बरी ने अभी फेसबुक पर सवाल पूछा है कि लॉकडाउन 4 की क्या स्थिति है। मनोज कुमार मेहता भी पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। तो बीबीसी ने हर भारतीय के मन में उठने वाले परस्पर विरोधी सवालों को सरकार के सामने रखा। बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने बात की डॉक्टर वीके पाल से, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और कोविड-19 के लिए देश में बनी एम्पावर्ड कमेटी के प्रमुख हैं। इस कमेटी का काम है मेडिकल इमरजेंसी के लिए मैनेजमेंट प्लान तैयार करना, केंद्र सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए अगली रणनीति तैयार करना और सरकार को परामर्श देना। सुनिए सरोज सिंह से उनकी की गई ये बातचीत। लॉकडाउन 3 की आवश्यकता पड़ी क्यों?
लॉकडाउन 3 की आवश्यकता को हम लॉकडाउन जो अभी तक हमने फेज 2 तक करा है उसकी कंटिन्यूटी में देखना चाहिए। जो अभी तक फेज हुई है वो बिल्कुल एक इंटेंस लॉकडाउन था देशव्यापी, और अब जब हम थर्ड फेज में जा रहे हैं तो इसको हमने एक डिफरेंशियल अप्रोच लेके आगे बढ़ने की चेष्टा करी है, दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए कि कुछ सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी शुरू हों और जहाँ शुरू हो सकती हैं वहाँ शुरू हो, जहाँ पे कि डिजीज़ हमारे कंट्रोल में है, सो कॉल्ड ग्रीन एरियाज हैं, और एट द सेम टाइम कुछ सेक्टर्स में भी थोड़ा खुलाव किया जाए ताकि सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो आगे बढ़ सके। सर, तो क्या ये मान लिया जाए कि लॉकडाउन 4 नहीं आएगा? ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता इस स्टेज पे। ये सारे फैसले जब होंगे उससे पहले पूरी तरह से इवैल्यूएशन होगी, देखा जाएगा कि हमने उसमें क्या फ़ायदा हमें अब तक मिला है, क्या हमें उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ हमारा जो पेंडेमिक कंट्रोल के जो हमारे एफर्ट हैं, और ये भी देखा जाएगा कि क्या हम रिलैक्सेशन जब होती हैं तो उनको क्या हम अच्छे तरीके से एज अ सोसाइटी निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं। कई जगहों पे लिकर शॉप्स खुल गए हैं, कई जगहों पे दुकानें भी खुलने लगी हैं। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या इतनी ज़्यादा है वहां पे किस तरह से आपको लगता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी? इस तरह से अगर आप ईज आउट कर रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज की भी जरूरत पड़ गई, कहीं लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए। देखिए, एक फुल फ्लेजेड लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं चल सकता, हमें बैलेंस करना है, हमें बिल्कुल एक मेंटेन करना है कि हम दोनों तरफ से ठीक रहें। काफ़ी हद तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे और कोरोना वायरस के ऊपर हमारा कंट्रोल भी चलता रहे। तो एक पहल की गई, अब रिलैक्स किया गया। अब हमारी जिम्मेवारी है सिटीजन्स की कि जो गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उनको हम फॉलो करें। अगर हम इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को तोड़ेंगे तो दोनों तरफ से नुकसान है, ये हमारी जिम्मेवारी है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हमें आगे बढ़ते बढ़ते इस कोरोना वायरस के साथ साथ जीने की आदत जो है महीनों तक के लिए डालनी पड़ेगी, हो सकता है साल से भी ज्यादा के लिए हमें डालनी पड़ेगी। तो पीक आना बाकी है, आपका कहने का मतलब ये है कि आई वुड नॉट लाइक टू मेक अ कमेंट ऑन दिस। आई वुड से अगर हमने लॉकडाउन में जितना अचीव अभी तक किया है तो इसके आगे क्यों बढ़ना चाहिए। अगर हम आगे बिल्कुल अपने आप को डिसिप्लिन में रखें तो इसी को ही हम नीचे ही करें, इसके ऊपर ना ले जाने की पूरी कोशिश करें, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टेज पे। आप सुन रहे थे डॉक्टर वीके पाल को, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और कोविड-19 के लिए देश में बनी एम्पावर्ड कमेटी को हेड कर रहे हैं। उनसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी सरोज सिंह। देवेंद्र त्रिवेदी जी, आपका ये जो सवाल था कि क्या 4th लॉकडाउन होगा, मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको उसका जवाब ज़रूर मिल गया होगा। यहीं पर एहसान अंसारी का जिक्र, जो कि हमसे कह रहे हैं कि आप तो सवाल का जवाब ही नहीं देते, गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। एहसान भाई, आप सब लोग इतने सारे सवाल पूछते हैं कि उनमें से कुछ ही टिप्पणियां हम शामिल कर पाते हैं, बाकी टिप्पणियां शामिल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ टिप्पणियों को धीरे धीरे हम शामिल कर लें। भारत की तरह इटली ने भी लॉकडाउन में कुछ ढील दी है। 2 महीने से बंद पड़ा इटली दुनिया का पहला देश है जिसने लॉकडाउन करने का फैसला लिया था। आज लाखों लोग फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों में काम पर लौटे, पार्कों में नजर आए, कईयों ने खुले में एक्सरसाइज की और आसपास रह रहे अपने परिजनों से मुलाकात भी की। लॉकडाउन से बीमारी को नियंत्रित करने में कामयाबी तो मिली, पर आर्थिक संकट से जूझ रहे इटली को इससे काफ़ी गहरी चोट भी मिली और यहाँ अपराध भी सिर उठाने लगा। नेपल से आई ये रिपोर्ट सुनिए विदित मेहरा से। इटली अपने बंद दरवाजे खोल रहा है, पर पिज्जा बनाने वाली तेरेजा इयोरियो के लिए मुश्किल अभी भी बनी हुई है। नए निर्देशों के मुताबिक वो सिर्फ टेक अवे ऑर्डर ही ले सकती हैं। 2 महीने के लॉकडाउन से उन्हें इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है कि वो शायद ही उससे उबर पाएंगी।